दोस्तों खतरनाक सी बात हो चुकी है क्योंकि हार्डी शुपन यूएस आ चुके हैं और हाल ही में वो मिलते हैं अपने एक्स कोच हैनी रैम्बॉर्ट के साथ एयरपोर्ट पे। ये दोस्तों एक सबसे बड़ी खुशखबरी है हार्डी शुपन के फैंस के लिए और खुद हार्डी शुपन के लिए। एक सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी इस बार के उनके ओलंपिया में आने के चांसेस इतने लो लग रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि हार्डी जो प्रेप कर रहे हैं आखिरकार क्या वो कारगर हो भी पाएगी। इतनी मेहनत वो कर रहे हैं और उसके बाद भी कहीं उनको आने से रोक दिया गया तो क्या होगा। लेकिन फिलहाल वो आ चुके हैं और यूएस ईरान के बेहद खराब रिलेशंस होने के बावजूद भी यूएस की सरहद उन्हें आने से रोक नहीं पाई और इस साल के ओलंपिया में वो खेलेंगे। 20 दिन पड़े हैं दोस्तों ओलंपिया आने में। अब देखो हैनी रैम्बॉर्ट ने उनको फिर से इस बार भी मदद करी है, हमेशा की तरह उनको रिसीव करने गए हैं। तो ये चीज समझ में आ रही है कि भले ही अब हैनी उनको डायरेक्टली कोच ना कर रहे हो पर अभी भी मदद वही कर रहे हैं हार्डी शुपन को अमेरिका लेकर आने के लिए, क्योंकि अभी भी हार्डी है तो उन्हीं के एथलीट। अब सिर्फ एक स्पॉन्सर है हैनी रैम्बॉर्ट, बट मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से हैनी उनको रिसीव करने गए हैं, हैनी उनके साथ रहने वाले हैं इस बार की प्रेप में। मुझे ये लगता है कि हैनी उनको मदद करेंगे ओलंपिया में वापस से पीक वीक करवाने के लिए। वो असिस्टेंस अभी भी उन्हीं की रहने वाली है, क्योंकि हैनी ने ये बात बोली भी थी कि अब मैं उस प्रेशर के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, रहूंगा तो इसी इंडस्ट्री में, अभी भी एथलीट्स की मदद करूंगा, लेकिन वो प्रेशर नहीं चाहिए कि अब मैं एक कोच हूं और मेरे पास जिम्मेदारी है कि मेरे एथलीट्स फर्स्ट नंबर पे आने चाहिए। उस चीज़ का प्रेशर हैनी अब नहीं लेना चाहते। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है हार्डी के साथ पूरा मतलब जितना रहना चाहिए हैनी को एंड तक, ओलंपिया खत्म होने तक, और उसके बाद जब तक हार्डी वापस ईरान नहीं चले जाते तब तक हैनी उनके साथ रहेंगे। किसी ना किसी तरह हार्डी तो चलो आ गए। अब मजा आएगा दोस्तों प्रेडिक्शन वीडियो में भी, जब मैं हार्डी की, निक की, डेरेक की और सैमसन की प्लेसिंग प्रेडिक्ट करूंगा। कॉन्फिडेंटली ये चीज होने वाली है, अब दिक्कत नहीं होगी हार्डी को टॉप 4 के अंदर प्रेडिक्ट करने के लिए। आपके हिसाब से हार्डी किस जगह पर इस साल के ओलंपिया में रह सकते हैं जरूर बताना। लेकिन साथ ही साथ एक और भी एथलीट है जिसके बारे में कोई बात अभी ज्यादा कर नहीं रहा है और वो है इन्हीं के ईरानियन कंपेटिटर बहरूज तबानी। बहरूज दोस्तों अभी तक भी यूएस नहीं आ पाए हैं और अगर वो आते तो उनका पहली बार यूएस का ये विजिट होता। अब पहली बार यूएस आना मुझे लगता है कि ज़्यादा टफ है एज कम्पेयर टू वो एथलीट जो कई बार पहले जा चुका है यूएस। ये इंडियंस के साथ में भी होता है, ये कई सारे और भी देशों के साथ होता है जहां पर कि यूएस आसानी से वीज़ा ग्रांट नहीं करती फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले को। फिलहाल यूएस ईरान के रिलेशन कैसे हैं वो तो वर्स्ट पे ही चल रहे हैं, खराब भी बहुत छोटा वर्ड होगा उसके लिए। जब रिलेशंस कुछ ठीक भी थे बहरूज का तो तब भी हमेशा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो अभी का तो सिनेरियो उनके लिए वर्स्ट है। इस तरीके से बहरूज की बॉडी हमें दिखाई दे रही है जो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा डेंस है, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा फ्रेम वो कैरी करते हैं और ना चाहते हुए भी हार्डी अब यूएस आ गए हैं। ये बात जानने के बाद बहरूज को ये चीज़ और ज़्यादा तकलीफ दे रही होगी कि मेरी बारी क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि अभी आप इनके अपडेट्स देखो कितना सही फ्लो में लेट स्प्रेड आ रहा है इनका। ज़्यादातर पोजेस बहरूज के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर जब ऐसा एथलीट ओलंपिया में जाता है ना, बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि उसका नंबर फर्स्ट कॉल आउट में आ जाए। देखते हैं उनका वीज़ा लगता है या नहीं, क्योंकि तैयारी तो पूरी कर चुके हैं। जिस हिसाब से बहरूज अभी भी ये दिखा रहे हैं कि मैं 3.5 वीक्स आउट हूँ ओलंपिया से, तो उस नज़रिए से तो इनका फिर वीज़ा अभी तक भी डिनाई नहीं किया गया है, यानी अभी तक भी इनका प्रोसेस ऑन गोइंग में है। चांसेस हैं, उम्मीद है अमेरिका आने की। फिलहाल सबसे बड़े एथलीट हार्डी तो आ चुके हैं और ये है सबसे ज़्यादा खुशी की बात। हम चलते हैं दोस्तों अगले एथलीट पे और यहाँ पर बात करते हैं माइकल क्रिजो वर्सेस कियोन पियर्सन की। दोस्तों हम सब लोगों को पता है कि माइकल क्रिजो खेलने वाले हैं ओलंपिया के बाद होने वाला इविल्स प्राग प्रो। माइकल किस तरीके से हमें बॉडी अभी देखने के लिए मिली है और अभी इविल्स प्राग प्रो होने में समय बचा है 1 महीना 8 दिन, तो ओलंपिया के 16 दिन बाद ये कंपटीशन होगा। कियोन का तो हम सबको पता है कि इस कंपटीशन में वो खेलेंगे और अपना मेंस ओपन डेब्यू करेंगे, लेकिन उनके साथ में माइकल क्रिजो कम्पीट करने वाले हैं और ये कंपटीशन इस वजह से और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि माइकल एक बहुत ज़्यादा हाइट वाले एथलीट है, वहीं कियोन की हाइट कम है। कियोन जहाँ कंप्लीट है, माइकल एक इनकम्प्लीट एथलीट है, स्टेज के ऊपर उतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं। हाँ, माइकल एक इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर ज़रूर है, जिस तरीके से अपडेट्स पुश करते हैं, फोटोज़ क्लिक करते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं, उस तरीके से तो माइकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, ऐसा लगता है उनके अलावा कोई जीत नहीं सकता। पर जैसे ही स्टेज पर आते हैं तो उनकी रियलिटी खुलने लगती है। उनके स्मॉल ग्लूट्स, बेहद खराब पोजिंग, स्मॉल लैट्स, उनका वाइड मिड सेक्शन और भी बहुत सारी बॉडी में दिक्कतें हैं, जिस वजह से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर उनका नहीं बैठ पाता है। बॉडी बिल्डिंग में वो जो सिमेट्री चाहिए, एक जो एस्थेटिक्स चाहिए, वो नहीं है उनके पास में और इसीलिए एक वो वी टेपर भी नहीं आ पाती है जो जजिस को आज के समय पे चाहिए ही चाहिए। ऐसे में कियोन क्या करने वाले हैं मुझे वो शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान इस ग्रह से तो है ही नहीं, ऐसी बॉडी इस ग्रह पे तो होती ही नहीं है। कियोन ऑलरेडी 212 अपना तीसरी बार जीत करके आ रहे होंगे, अभी से प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ। लेकिन माइकल क्रिजो को अगर वो हरा देंगे तो कॉम्पिटिशन में और ज़्यादा एक दम आ जाएगा।
और ये कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही रहेगा, पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब रहेगा। फैक्ट बात यह है कि जब सैमसन दादा जैसे एथलीट्स इस कंपटीशन में उतर आए, अर्श कैलेसिंस्की जैसे एथलीट्स उतर आए, अलग अलग मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स ओलंपिया खेलने के बाद इस कंपटीशन में उतर आए, तब मजा आएगा कियोन को उनके साथ खड़े होकर देखने में, क्योंकि कियोन 212 भी खेलने वाले हैं। ओलंपिया में उन्होंने क्लियर कर दिया। मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में जब वो एविल्स प्राग प्रो के अंदर हमें दिखेंगे तो हम ये जरूर से देखना चाहेंगे कि कौन कौन से मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स कियोन का सामना करने के लिए आते हैं। एक्चुअली में तब आएगा मजा। माइकल की बॉडी की बात करें तो दोस्तों इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ओलंपिया में तो इस साल क्वालिफाई हुए नहीं, तो ओलंपिया में नहीं खेलने वाले, तो कियोन इनके साथ क्या करने वाले हैं वो हमें अभी से काफी हद तक एक अंदाजा तो है उस चीज का। बाकी स्टेज पे देखने में मजा आएगा इस बैटल को। इसके बाद अगर हम दोस्तों चले तो अगला अपडेट आ जाता है दो और बहुत ही अनोखे एथलीट के ऊपर जो कि आपस में compete करने वाले हैं, पर आ रहे हैं अलग अलग डिवीजन से। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन मटाला की और हसन मुस्ताफा की। ये बहुत ही अजीब बात है कि स्टीफन जो एक क्लासिक एथलीट है वो डायरेक्टली अपना मेंस ओपन डेब्यू करने वाले हैं इस आने वाले फ्रांस प्रो में, जो होगा 27 सितंबर को। तो 10 दिन बाद हमें ये दोनों एथलीट्स देखने के लिए मिलेंगे। एक ही डिवीजन में खेल रहे हैं, लेकिन यार बॉडी दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। देखो अर्श ने अभी जिस तरीके से अपना डेब्यू करा ओपन क्लास में, 2 बार कॉम्पिटिशन्स को एक साथ जीत लिया, तो ये तो साबित कर दिया कि अगर एक चाहे क्लासिक एथलीट मेंस ओपन बॉडी बिल्डर के तौर पे भी एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन ले सकता है। पर यहाँ पर स्टीफन जो है ये अभी भी क्लासिक ही लग रहे हैं, ये मेंस ओपन लग नहीं रहे हैं। इनके पास में लैट्स उतने बड़े नहीं है, इनका जो लेग्स का साइज है वो भी अभी बहुत कम है, और बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लाइन्स इनकी बॉडी में आपको दिखेगी। शोल्डर्स में साइज भी कम दिखेगा। वहीं अगर हम हसन मुस्ताफा की बात करें, क्योंकि ये उनके खिलाफ खेलने वाले हैं, तो हसन एक प्योर बॉडी बिल्डर दिखते हैं। हालांकि हसन की बॉडी उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, और अभी अगर देखें तो उतनी ज़्यादा कंडीशन भी नहीं लग रही है 2 हफ्ते पहले के हिसाब से, पर फिर भी हसन एक प्योर बॉडी बिल्डिंग फिजिक तो कैरी करते हैं। तो इसलिए काफ़ी हद तक चांसेस ये माने जा रहे हैं कि हसन इस वाले कंपटीशन को जीत लेंगे। अब ये भी इस साल के ओलंपिया में तो खेलेंगे नहीं, ये अगले साल के ओलंपिया में हमें डायरेक्टली दिखेंगे 2026 में, और जैसे इस कॉम्पिटिशन को जीतेंगे तो उसके लिए क्वालिफाई भी हो जाएंगे। फिलहाल हसन की बॉडी आपको इस तरीके से दिख रही होगी, बहुत ही बड़े बाइसेप्स है, काफ़ी अच्छे लैट्स हैं, वेस्ट भी अच्छी दिख रही है, बट वही है कि एकदम एब्सोल्यूट ड्राई कंडीशनिंग इनकी नहीं दिखाई दे रही। फ्रंट लैट्स पे अब हसन ने थोड़ा बेहतर करना शुरू कर दिया है, बट वही है लेग्स उतने कस के कभी भी खड़े नहीं होते स्टेज पे। अभी तो बॉडी इस तरीके से है तो बहुत ज़्यादा हम जज नहीं कर सकते हैं, स्टेज पर ही डायरेक्टली दिखेंगे। और ये भी बहुत मज़ेदार होगा कि स्टीफन और हसन, जिनका कोई तालमेल नहीं है, जिनका कोई एक्चुअली में कंपैरिजन ही नहीं है, ये 2 एथलीट्स बॉडी बिल्डिंग में किस तरीके से एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। मुझे वैसे प्रैक्टिकली ये लगता है कि शायद स्टीफन हसन के साथ आके खड़े भी नहीं हो पाएंगे, उनकी बॉडी इतनी पीछे है। बाकी क्या पता, क्लासिक एथलीट्स को जिस तरीके से आजकल जजेस फेवर कर रहे हैं तो स्टीफन भी टॉप 2 टॉप 3 में आ जाए। स्टीफन की बॉडी नेचर है ज़्यादा हार्ड बॉडी दिखाने की और ड्राई, वहीं हसन के पास मास है, और ये दोनों ही बॉडी बिल्डर्स 14 दिन आउट की अपनी ये फिजिक दिखा रहे हैं। मोस्ट मस्कुलर मुझे वैसे अच्छा लग रहा है हसन का, बाकी तो स्टेज पे पता लगेगा। यहाँ पर अब हम दोस्तों अपने आखिरी अपडेट की बात कर लेते हैं, और ये आता है हमारे इंडियन मेंस फिजिक एथलीट मनोज पाटिल के ऊपर। ये मतलब पहली बार होगा कि इंडिया में रहते हुए इंडिया के कंपटीशन को जीत करके ओलंपिया में एक एथलीट जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा एक अचीवमेंट वाली चीज़ है। लेकिन दोस्तों क्या बॉडी मनोज की रेडी है, ज़रा इस पर निगाह डाल लेते हैं। मनोज ने हाल ही में अपना ये अपडेट दिखाया, और इसके अंदर ये इतने ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं जितने कि अभी तक मुझे तो इतने बड़े नहीं दिखे थे आज तक। बॉडी एकदम हार्ड और डेंस दिख रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शोल्डर्स में साइज, चेस्ट के अंदर भारीपन और आर्म्स का साइज एकदम परफेक्ट चलते हुए नजर आ रहा है। मनोज के एब्स भी अच्छे दिख रहे हैं, बट बॉडी में सच में एक जो ग्रेनीनेस होनी चाहिए, जहां पर कि बॉडी को अभी इस टाइम होना चाहिए 3.5 वीक्स आउट के हिसाब से, वहां पर बॉडी दिख रही है। मैं डेफिनेटली इनका कंपैरिजन कोई रायन टेरी, अली बिलाल या फिर जेरेमी बुंडिया से नहीं करने वाला हूँ। वो लोग टॉप के लिए ही खेल रहे हैं, नंबर 1 आने के लिए वो लोग खेल रहे हैं, बट मनोज की बॉडी में जो साइज है ना, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये साइज अच्छा दिखता है स्टेज पे, मतलब इनको पता है कि फुलनेस कैसे लेकर के आनी है। लास्ट टाइम भी जब इन्होंने जीता था शो, साइज के मामले में ये कम नहीं लग रहे थे। बस अब ये है कि यहाँ से और कितनी इन्होंने फुलनेस ऐड करी है, यहाँ से और कितनी इन्होंने हार्डनेस ऐड करी है। ये 2 चीज़ें जब मिलती हैं तो पैदा होता है मसल सेपरेशन। वो मसल सेपरेशन जो फॉरेन कंट्री के एथलीट्स दिखाने की मास्टरी पहले करके बैठे हैं। बस ये है कि अब रिब्ड और ड्राई कितने आएंगे स्टेज पे, वो डिपेंड करेगा कि पीक वीक कितना सक्सेसफुल कर पाते हैं। क्योंकि अभी ट्रैवलिंग है, आदमी फ्लाइट करके जाता है 18 घंटे की, बॉडी वाटर होल्ड करती है। उसके बाद में पहली बार खेलना है ओलंपिया, और स्ट्रेस होता है, लोगों का पहले ही प्रेशर होता है कि आप ही जीतोगे, उस वजह से और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो चीज़ें मैनेज भी करनी है, फर्स्ट टाइमर रहने वाले हैं ये, इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा इनका। तो वहाँ से जो भी चीज़ें करके आएंगे, गेन ही करके आएंगे कुछ ना कुछ इन अ पॉजिटिव मैनर। बाकी बॉडी अभी से ऐसी लग रही है इनकी, इनको तो इतना विश्वास है कि तगड़ी
तगड़ी लग रही है और इसी वजह से फोटोज नहीं डालने वाले थे, पर ये खुद को रोक नहीं पाए, रजिस्ट नहीं कर पाए और इन्होंने ये फोटोज सारी डाल दी और अपने आप को इस तरीके से देख रहे हैं। ये है सब कुछ फैंस के सामने। तो दोस्तों मुझे तो फिजिक बहुत सही लग रही है। बाकी 3.5 वीक्स के हिसाब से ऐसी है, देखते हैं बिल्कुल ओलंपिया डे तक आते आते फिजिक कितनी श्रेडिड और हो पाती है, तब जाकर के मज़ा आएगा और तब जाके ये कट्स और डीप दिखेंगे। साइज और थिकनेस इनकी बॉडी में हमेशा बहुत अच्छा रहता है। देखते हैं किस तरीके से ये पूरी जो टीम है, सिद्धांत भाई की, मनोज पाटिल की, ये लोग किस तरीके से अपने प्रोटोकॉल्स बना करके ओलंपिया को अप्रोच करने वाले हैं इस साल। जो भी है हम लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात है। हम लोग तो बस चाहते हैं हमारा एथलीट जाए, एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली है, बट यार पहली बार ऐसा होगा कि एक एथलीट अच्छी बॉडी लेकर के जा रहा है, इंडिया से ही क्वालिफाई हुआ है, इंडिया में ही रहता हुआ एथलीट है और वापस इंडिया में ही आएगा जब ओलंपिया खेल करके आएगा। देखते हैं कैसा कंपटीशन जाता है। फिजिक अपडेट की बात करें, मुझे तो सही लगा। आज के अपडेट्स को बाकी दोस्तों यहीं तक ही रखते हैं। जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बल्कि जेरेमी बोंडिया का जो कंपटीशन आने वाला है परसों, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।